गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, सेशन लाइव हो चुका है। ये क्लास पूरी तरीके से लाइव है। 9:48 अब हो चुके हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 14 दिसंबर 2021। आज 14 दिसंबर 2021 है। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक इस्तकबाल है। सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए। जी, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों के बारी बारी से नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप सारे के सारे लोग इस क्लास में लाइव हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, वो उन सभी लोगों के कमेंट्स मेरे पास साफ साफ तौर पर पहुंच रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सुप्रभात सभी लोगों को। और आज हम दोस्तों बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने संविधान के बारे में। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका जो जीएस जीए वाला पार्ट है, जो आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है, उसमें एक पार्ट पॉलिटी का भी रहेगा, जिसमें पॉलिटी और पॉलिटिक्स से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? पॉलिटी के बारे में। चलिए, समय और ना वेस्ट करते हुए मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? इंडियन पॉलिटी या भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, साफ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भाई नाम से ही हमें बहुत कुछ अंदाजा लग रहा है, हमें नाम से ही बहुत कुछ पता चल रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारत में राज्य करने की व्यवस्था, द सिस्टम टू रूल इन इंडिया इज नोन एज इंडियन पॉलिटी। भारत में जो शासन राज करने की व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसी को हम क्या कहते हैं? भारत की राज्य व्यवस्था कहते हैं। और आप सारे के सारे लोग जानते हैं कि जो भारत की राज्य व्यवस्था है, वो किसके अनुसार चलती है, वो किसके तहत चलती है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत के संविधान के तहत। तो मेनली ध्यान रखेंगे, पॉलिटी में आपको पढ़ना ही किसके बारे में है? आपको पढ़ना ही भारत के संविधान के बारे में है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है। लेकिन ये संविधान क्या होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? भाई हम सब जानते हैं, एक ऐसा लिखित दस्तावेज, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट विच हैज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें नियम और कानून लिखित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देश का भी अपना एक संविधान है, जो लिखित रूप में है हमारे पास। और ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो हमें मेजरली पॉलिटी में आपके एग्जाम के लिए हमें बात ही किसके बारे में करनी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में या भारत के संविधान के बारे में। भाई आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज डेमोक्रेटिक स्टेट। और हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। या एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर जनता का शासन हो, जहां पर लोगों के द्वारा रूल किया जाता है, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में, या हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। और यहां पर लोग
या हमारे देश के ही लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अब मैंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो आप जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के मेंबर्स, राज्य में विधानसभा के मेंबर्स के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वोट करते हैं। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, मतदान करते हैं। और यदि हम इनडायरेक्टली की बात करें तो भाई हमारे ही द्वारा चुने गए एमपीज और एमएलएज हमारे ही बिहाफ पर इनडायरेक्टली किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में जनता का शासन चलता है, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। और यदि हम अपने देश की सत्ता की बात करें या पावर की बात करें, तो आप जानते हैं कि भाई भारत ने अपनी शासन व्यवस्था में संघवाद को अपनाया है। और संघवाद को अपनाने का मतलब आप जानते हैं फेडरलिज्म या संघवाद, जहां पर सत्ता के या फिर जहां पर सरकार के कई लेवल होते हैं, कई चरण होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है, उसे ही फेडरल सिस्टम कहा जाता है। और यदि हम अपने देश में पावर या सत्ता की बात करें तो ध्यान रखेंगे हमारे देश में जो सत्ता का बंटवारा हुआ है या जो पावर शेयरिंग हुई है वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में हुई है, वो 3 स्वतंत्र अंगों में हुई है। या आप कह सकते हैं कि भाई हमारे देश में जो भी शासन व्यवस्था चलती है, जो भी प्रशासन चलता है या जो भी राज्य व्यवस्था हमारे देश की चलती है, उसे चलाने के लिए 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज काम करती हैं, 3 स्वतंत्र अंग काम करते हैं। और उन 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज को हम क्या कहते हैं, सबसे पहला कहलाता है लेजिस्लेचर। सबसे पहला कहलाता है लेजिस्लेचर, जिसे हम हिंदी में विधायिका कहते हैं, या इसी को आप व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। सबसे पहला होता है लेजिस्लेचर, सबसे पहली होती है विधायिका। और क्या काम होता है लेजिस्लेचर का, क्या काम होता है विधायिका का, तो ध्यान रखेंगे टू मेक लॉज, कानून बनाना। हमारे देश में जो भी कानून बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा, लेजिस्लेचर के द्वारा। हिंदी में लिखेंगे विधि का निर्माण। भाई विधि का निर्माण हमारे देश में किसके द्वारा किया जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा या विधायिका के द्वारा किया जाता है। दूसरी इंडिपेंडेंट बॉडी, दूसरा स्वतंत्र अंग कहलाता है एग्जीक्यूटिव, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। सबसे पहला लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना या विधि का निर्माण करना। दूसरा है एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका, जिसका काम है वो कानून जो विधायिका ने बनाया है, जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, उसे अप्लाई करने का, उसे लागू करने का। तो इसका मेन काम क्या है, टू अप्लाई द लॉज, या हिंदी में लिखेंगे विधि लागू करना। टू अप्लाई द लॉज या विधि लागू करना। तो सबसे पहले लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, उस कानून को लागू करने का काम, अप्लाई करने का काम किसका होगा, एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का। और दूसरी और तीसरी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कहलाती है जुडिशरी, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं न्यायपालिका। तीसरी होती है जुडिशरी
या न्यायपालिका। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं यदि हम जुडिशरी की बात करें, यदि हम न्यायपालिका की बात करें, तो न्यायपालिका का काम होता है टू एक्सप्लेन द लॉज, लिखित विधियों की व्याख्या करना। टू एक्सप्लेन द लॉज या लिखित विधियों की व्याख्या करना। कहने का मतलब जो कानून, जो कानून जो विधियां बनाई गई हैं लेजिस्लेचर के द्वारा या विधायिका के द्वारा, उनकी व्याख्या करना, उन्हें एक्सप्लेन करने का काम ही किसका है? जुडिशरी का, न्यायपालिका का। और यदि लेजिस्लेचर या विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों में या लॉज में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी मतभेद होता है, तो उन डिस्प्यूट्स, उन मतभेदों को खत्म करने का काम भी कौन करती है? जुडिशरी। तो आप लिख सकते हैं टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, या हिंदी में लिखेंगे विवादों का निपटारा करना। टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स या विवादों का निपटारा करना। नोट कीजिए जल्दी से, फटाफट से नोट कीजिए। टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स या विवादों का निपटारा करना। तो हमारे देश में जो पावर शेयरिंग हुई है, जो सत्ता का बंटवारा हुआ है, वो इन तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज में हुआ है, इन तीन स्वतंत्र अंगों में हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई हमारे देश में फेडरलिज्म चलता है या संघवाद चलता है, तो फेडरलिज्म का मतलब है, संघवाद का मतलब है कि हमारे देश में जो सत्ता है या जो पावर है, या आप कह सकते हैं जो सरकार है, उसके कई लेवल होते हैं, उसके कई स्तर होते हैं। कहने का मतलब ये जो पावर, इस जो सत्ता की बात हमने करी है, ये कई स्तरों पर काम करती है। और आप जानते हैं कि हमारी राज व्यवस्था में इसके तीन स्तर होते हैं, इसके तीन लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने समझा कि हमारे देश में जो पावर है, जो सत्ता है, वो तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशरी। तीनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तीनों कभी भी एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। लेकिन यदि कोई भी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना चाहेगा, तो एक दूसरे पर हमेशा नियंत्रण बना होता है। कहने का मतलब जब तक सब कुछ ठीक चलेगा तब तक एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन यदि किसी ने भी गैर संवैधानिक काम करने की कोशिश की, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो तुरंत एक दूसरे पर क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा। और ध्यान रखेंगे, ये जो तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ये तीन स्तरों पर काम करती हैं या तीन लेवल्स पर काम करती हैं, जिसमें सबसे पहला कहलाता है लिखिए सबसे पहला सेंट्रल लेवल या केंद्रीय स्तर। सबसे पहला स्तर, सबसे पहला लेवल सेंट्रल लेवल, या जिसे आप केंद्रीय स्तर कह सकते हैं। और ध्यान रखेंगे केंद्रीय स्तर पर होती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं संघीय सरकार। यूनियन गवर्नमेंट या संघीय सरकार। दूसरा स्टेट लेवल पर या राज्य स्तर पर, जो कहलाती है स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार।
और तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं स्थानीय सरकार। और यदि हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, स्थानीय सरकार की बात करें, तो इसी के अंतर्गत आती हैं पंचायतें या पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। या नगर पालिकाएं। पंचायत और नगर पालिकाएं। कहने का मतलब, हमारे देश की राज्य व्यवस्था में तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज, तीन स्वतंत्र अंग, तीन स्तरों पर काम करते हैं, तीन लेवल्स पर काम करते हैं। पहला केंद्रीय स्तर, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट या संघीय सरकार आती है। दूसरा स्टेट लेवल, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार आती है। तीसरा लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, जिसके अंतर्गत पंचायतें और नगर पालिकाएं आती हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। जिसने नोट करना है जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया है? नोट कर लिया है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेनली हमें ये समझ में आ गया कि भाई हमें अपने एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, भारत के संविधान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो आप जानते हैं कि जो हमारे संविधान का निर्माण है या जो हमारा संविधान बना है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? भाई हम सब जानते हैं वो हमारी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बनाया गया है। क्योंकि संविधान सभा के द्वारा ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाकर, एक प्रारूप समिति बनाकर भारत के संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी, उसके ड्राफ्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी, उसके प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रारूप समिति को सौंपी गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और इनके अलावा इसमें और भी 6 सदस्य थे। इन 7 लोगों की ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या हमारी संविधान सभा। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी संविधान सभा कैसे बनी, कैसे तैयार हुई, और फिर उसके बाद किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण शुरू हुआ।
दोस्तों, यदि हम बात करें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, अपनी संविधान सभा के बारे में, तो आप जानते हैं कि भारत में संविधान सभा की मांग तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी 1895 में। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि बताइए भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की। फर्स्ट डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की प्रथम मांग किसके द्वारा की गई, तो ध्यान रखेंगे 1895 में, 1895 ईस्वी में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे दैट वॉज जस्ट अ वर्बल डिमांड। ये मौखिक रूप से की गई एक मांग थी। भाई मौखिक रूप से या वर्बली सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही ये कहा था कि भारत की एक अपनी संविधान सभा बननी चाहिए, अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए, और फिर उसी संविधान सभा के द्वारा हमारे देश, हमारे भारत के संविधान का निर्माण होना चाहिए या निर्माण करना चाहिए। ये मौखिक रूप से की गई एक मांग थी जो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन यदि आपसे पूछें कि भारत में संविधान सभा की सबसे पहली ऑफिशियल डिमांड या औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई, भाई दो तरीके से सवाल बन सकते हैं ना। या तो आपसे पूछेंगे भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की, तो आप ऑप्शन में ढूंढिए बाल गंगाधर तिलक। और यदि आपसे पूछें कि हु रेज्ड द फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या भारत में संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई, तो ध्यान रखेंगे 1934 में सबसे पहली औपचारिक मांग एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। इसी को माना जाता है सबसे पहली ऑफिशियल डिमांड या औपचारिक मांग। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं वो मांग संविधान सभा की जो हम लंबे समय से कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से, उसे अंग्रेज जल्दी से स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से अंग्रेजों की मजबूरी बन गई हमारी संविधान सभा की मांगों को स्वीकार करने की। और वो मजबूरी क्या थी और वो घटना क्या थी, 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस से बिना सलाह मशवरा किए ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना को शामिल कर दिया या ज्वाइन करा दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या द्वितीय विश्व युद्ध में, जिससे सारे के सारे कांग्रेसी बेहद नाराज हुए। और वो सारे के सारे प्रोविंस, वो सारे के सारे प्रांत जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, जहां पर मंत्रिमंडल कांग्रेस के थे, उन सारे के सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए। और हमने कहा कि यदि हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी भारतीय सैनिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अंग्रेजों की मजबूरी हो गई। 1940 में ऑगस्ट ऑफर या अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया, लेकिन उसकी शर्तें हमें स्वीकार नहीं हुई और हमने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स प्रस्ताव पारित करके भेजा गया, लेकिन इसकी शर्तें भी हमें नामंजूर हुई और हमने क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रपोजल को भी ठुकरा दिया।
और उसी के बाद 1942 में 1942 में कांग्रेस के द्वारा शुरू कर दिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और आप जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, वो अपने चरम स्तर पर पहुंचा और फाइनली एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे के पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। और वो आप जानते हैं, अमेरिका के द्वारा जापान पर किए गए परमाणु हमले। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में, 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में दो परमाणु हमले अमेरिका के द्वारा किए गए। और उसी के बाद आप जानते हैं जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और फाइनली समाप्त हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। और फाइनली द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद ही अब हमारी संविधान सभा की मांग को हमारी कंडीशंस पर, हमारी कंडीशंस में स्वीकार कर लिया गया। और आप जानते हैं हमारी संविधान सभा का निर्माण एक योजना के तहत हुआ, एक प्लान के तहत हुआ, जिसे आप जानते हैं 1946 में भारत भेजा गया। लिखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए भारत की संविधान सभा का निर्माण या भारत की संविधान सभा का गठन किस प्लान से हुआ था या किस योजना से हुआ था। उस प्लान को क्या कहा जाता है? उस प्लान को कहा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना, जो भारत भेजी गई 1946 में 3 लोगों की सदस्यता में। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसका एक सदस्य था, क्रिप्स। एक लिखिए अलेक्जेंडर, और एक लिख लीजिए पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस। इन दोनों की ही सदस्यता में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना। और इसी योजना के तहत लिखेंगे 1 जुलाई 1946 को करवाए गए फर्स्ट इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के प्रथम चुनाव 1 जुलाई 1946 को संपन्न कराए गए। संविधान सभा के प्रथम चुनाव या फर्स्ट इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और आप जानते हैं इन्हीं इलेक्शंस के तहत बनी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्हीं इलेक्शंस के तहत बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, जिसमें कुल 389 मेंबर्स थे, जिसमें कुल 389 सदस्य थे। और ध्यान रखेंगे 296 सीटों पर 296 सीटों पर हुए इलेक्शन, निर्वाचन।
और 93 सीट्स, 93 सीटों पर हुआ नॉमिनेशन। मनोनयन। और जिन 296 और जिन 296 सीटों पर इलेक्शंस करवाए गए, निर्वाचन करवाए गए, तो भाई हम सब जानते हैं 208 सीटों के साथ सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस को। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल हुआ करता था। लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस को आमंत्रित किया कि आइए और अपनी संविधान सभा में अपनी अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। और ध्यान रखेंगे, फाइनली इसी के बाद फाइनली इसी के बाद 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का। 2 सितंबर 1946 को बनी फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम अंतरिम सरकार। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो चुका था, हमारी संविधान सभा बन चुकी थी। इसके बाद आप जानते हैं कि हमारी संविधान सभा की 3 बैठकें हुई। नोट कर लीजिएगा भाई, साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद संविधान सभा की 3 मीटिंग्स हुई, या 3 बैठक हुई, जिसमें सबसे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और आप जानते हैं हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद
संविधान सभा की दूसरी बैठक ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई, और आप जानते हैं जिसमें हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी, डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी। हाँ जी, हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और उपाध्यक्ष बने डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी। और ध्यान रखेंगे, हमारी संविधान सभा के लीगल एडवाइजर या वैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए बनाए गए BN राव। BN राव। और फिर इसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक, इसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई 13 दिसंबर 1946 को। ये थी संविधान सभा की तीसरी बैठक, थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ध्यान रखेंगे इसी में लिख लीजिए जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखेंगे इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की या भारतीय संविधान की उद्देशिका पेश की गई। इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका पेश की गई। और आप जानते होंगे यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या यही संविधान की उद्देशिका
आगे चलकर क्या कहलाई? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की प्रस्तावना। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की प्रस्तावना। नोट कीजिए। इसके बाद 20 फरवरी 1947 को हुआ डेक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, या लिखेंगे भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा। 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई, डेक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ। और इसके बाद आप जानते हैं कि मार्च 1947 में भारत का अंतिम वायसरॉय बनकर आ गया लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी माउंटबेटन के कार्यकाल में आप सब जानते हैं 1947 में आया, पारित होकर एक एक्ट जो कहलाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और आप जानते होंगे कि हमारे देश को इंडिपेंडेंस, हमारे देश को जो आजादी मिली है वो किस एक्ट के तहत मिली है? वो मिली है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन दो प्लान्स भी लेकर आया था। एक कहलाता है माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना, जिसके तहत हुआ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और एक कहलाता है डिकी बर्ड प्लान। डिकी बर्ड प्लान या डिकी बर्ड योजना, जिसके तहत हुआ डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा का विभाजन। डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का विभाजन। और ध्यान रखेंगे भाई, हमारी संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे तो पार्टीशन के बाद इन्हें विभाजित कर दिया गया 299 सदस्य
तो भारतीय संविधान सभा में रहे और 90 मेंबर्स, 90 सदस्य चले गए पाकिस्तान संविधान सभा में। कहने का मतलब वो संविधान सभा जो हमारी 389 मेंबर्स की थी, 389 सदस्यों की थी, अब वो केवल और केवल कितने सदस्यों की रह गई थी? 299 सदस्यों की। आजादी के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद संविधान सभा की अगली बैठक संविधान सभा की अगली बैठक या नेक्स्ट मीटिंग बुलाई गई 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की आजादी के बाद संविधान सभा की अगली बैठक 29 अगस्त 1947 को बुलाई गई। और आप जानते हैं, हमारे संविधान के निर्माण के लिए या हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, प्रारूप तैयार करने के लिए एक कमिटी का गठन किया गया, विच इज नोन एज ड्राफ्टिंग कमिटी। इसी में हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति का गठन किया गया। और वो प्रारूप समिति, वो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे काम सौंपा गया हमारे संविधान का ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार करने का, इसमें कुल लिख लेंगे 7 सदस्य थे। इट हैड टोटल 7 मेंबर्स। और यदि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड की बात करें या प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, तो हम सब जानते हैं वो बनाए गए डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर बनाए गए द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। कौन कौन? सबसे पहले लिखिए D.P. खैतान। सबसे पहले लिखिए D.P. खैतान, लेकिन कार्यकाल के ही दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इनके स्थान पर आ गए थे T.T. कृष्णामाचारी। T.T. कृष्णामाचारी। दूसरे मेंबर लिखिए B.L. मित्र। इनके कुछ मतभेद हुए डॉक्टर B.R. अंबेडकर से, इन्होंने कार्यकाल के दौरान रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। इनके स्थान पर आए थे माधवराव। तीसरे मेंबर लिखिए K.M. मुंशी। नेक्स्ट मोहम्मद सादुल्लाह। नेक्स्ट गोपाल स्वामी
आयंगर, और लास्ट सिक्स्थ लिख लीजिए कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर। हिंदी में? अरे बेटे नाम है ये नाम है भाई, है ना, जैसे तेरा नाम उमेश है ना, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है उमेश, तो भाई उनका नाम डीपी खैतान है। अब इंग्लिश में भी डीपी खैतान ही लिखना है और हिंदी में भी डीपी खैतान लिखना है। अब इसका कोई हिंदी अनुवाद होता तो मैं लिख देता भाई हिंदी में। अब जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रारूप समिति कहते हैं तो मैंने लिख दिया। अब मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हिंदी मीनिंग कहाँ से बताऊं? भाई वो इंग्लिश में भी यही लिखा जाएगा, वो हिंदी में भी यही लिखा जाएगा। तो ये थी हमारी संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, जिसने हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 70 से ज्यादा देशों के संविधान को पढ़ा गया, जांचा परखा गया। 70% संविधान लगभग हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट कर लिया। शेष संविधान के लिए अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा, जांचा परखा। जिन जिन संविधानों के प्रावधान हमें अच्छे लगे, हमें पसंद आए, वो हमने एज फॉरेन सोर्सेज, विदेशी स्रोतों के रूप में उन्हें अपने संविधान में अडॉप्ट कर लिया। और आप जानते हैं कि वही बने भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत या फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फाइनली हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और हमारी संविधान सभा के द्वारा उसे औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसे हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसे अंगीकृत कर लिया गया था, उसे ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर को ही 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम हर साल मनाते हैं रिपब्लिक डे के रूप में। आने वाला है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। हमारे अंदर की देशभक्ति जो है वो फिर से 2 दिन के लिए निकलने वाली है बाहर। और आपको बताइए, साल के 3 दिन ऐसे होते हैं, 3 नहीं 6 दिन मान लेते हैं, 6 नहीं 5 दिन मान लेते हैं। साल के 5 ऐसे दिन होते हैं जब हमारे से ज्यादा किसी के अंदर देशभक्ति नहीं होती है ना। 14 और 15 अगस्त को, 25 और 26 जनवरी को, और 2 अक्टूबर को कभी कभी। सर CGI, ओ माय गॉड, अपना त्याग पत्र किसे देता है? भाई साहब पहले तो आप ये बताइए मुझे, CGI का मतलब क्या है? आपने लिखा कि CGI अपना त्याग पत्र किसे देता है। पहले मुझे बताइए, हु इज CGI? CGI से आपका क्या अभिप्राय है, आपका क्या मतलब है?
सुबह सुबह अफीम का नाश्ता कर लेते हो आप लोग और फिर यहाँ कुछ भी लिख देते हो। पहले तो मुझे ये बताओ कि भैया CGI होता क्या है? क्योंकि भाई अगर मैं अपनी बात करूं तो यार देख, मैंने सिंपल सी बात है भाई, CJI तो सुना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और मैंने CAG भी सुना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब तूने CAG और CJI को मिक्स करके, है ना, यहाँ पर लिख दिया CGI। अब ये क्या है भाई? पहले तो ये समझाओ, तभी तो मैं आंसर दूंगा। मैं तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। कुछ भी लिख देते हो हैं। यूट्यूब पे ज्ञान ऐसे बांटते हो भाई साहब जैसे पता नहीं कालिदास के बाद तुम्हारा ही नंबर आता है। और जब और जब अपने ज्ञान को दर्शाने का नंबर आता है तो भाई साहब वहां पे फिर इतनी दूर पहुंच जाते हो जहां पानी भी ना मिले, दूर रेगिस्तान में। तो भाई हमने बात कर ली आज अपने संविधान सभा के बारे में, किस तरीके से संविधान सभा बनी, किस तरीके से हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, तैयार की गई, ठीक है। बहुत सारी की सारी चीजें डिटेल में आपको नहीं पढ़नी है, ये आपको पता होगा, क्योंकि आपका बैच टारगेटेड बैच है, स्पेसिफिक बैच है। तो हम इसमें केवल और केवल वही सामान्य चीजें कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब यदि आप ये सोचने लग जाओ कि भाई पहले पूरा का पूरा भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाइए, कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जिस लेवल का एग्जाम देना है, जिस लेवल पर तैयारी करनी है, बस उसी लेवल पर हमें उसको पढ़ना भी है। चलिए, तो अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, उसके प्रियम्बल से, उसकी प्रस्तावना से, उसकी अनुसूचियों के बारे में, और लिखेंगे भारतीय संविधान के वो विदेशी स्रोत जो है हमारे संविधान में, लेकिन जिनका प्रावधान, जिनका प्रोविजन विदेशी संविधानों से लिया गया है। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, आबाद रहिए, हिंदुस्तान रहिए या पाकिस्तान रहिए। और यूट्यूब का इस्तेमाल ज्ञान अर्जित करने के लिए कीजिए, ज्ञान बांटने के लिए नहीं।